हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नए एंगल से शुरू कर रहे हैं, एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं एंड दिस इज़ एंड द न्यू एपिसोड्स विच आर गोइंग टू कम आर ऑन चाइनीज़ फिलोसफी, चाइनीज़ विजडम। एक चाइनीज़ रेड बुक है प्रोवर्ब्स की, जिसमें चाइनीज़ कैसा सोचते हैं, क्या सोचते हैं, इसके ऊपर पूरा डिस्कशन है। उसमें सारे इंसाइट्स हैं कि व्हाट डज चाइनीज़ विजडम टॉक्स अबाउट, कि डिप्लोमेसी, फ्रेंडशिप, रिलेशंस, सबके ऊपर चाइनीज़ जो विजडम है वो क्या है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपके लिए जानना ज़रूरी क्यों है कि चाइनीज़ क्या सोचते हैं। तो आप ये देखेंगे कि बहुत इजीली आपको चाइनीज़ गैजेट्स, चाइनीज़ स्मार्टफोन सब कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन उनका विजडम आपको मार्केट में नहीं मिल रहा है। मेरी जो भी इम्पार्टिंग्स होंगी वो एक चाइनीज़ रेड बुक है जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, सेकेंड हैंड भी आपको नहीं मिलेगी, उसके ऊपर बेस्ड है। और मैं कोशिश करूँगी कि जो भी मैं उनके बारे में डिस्कस करूँ वो सब आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन कर सकूँ। जो अब नेक्स्ट 2-3 वीडियोस होने वाले हैं वो चाइनीज़ विजडम ऑन वॉर एंड पॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड होंगे, ताकि आपको ये पता चले कि चाइनीज़ जो है वो वॉर को और पॉलिटिक्स को किस नज़रिए से देखते हैं। और आई एम श्योर कि ये आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा, एक नया फ़िलोसफिकल एंगल जो आपने पहले नहीं सोचा होगा वो आपके साथ ऐड करेगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो के साथ कंटिन्यू कीजिएगा। फर्स्ट जो कोटेशन है वो चाइनीज़ कोटेशन ऑन वॉर एंड पॉलिटिक्स है कि इट इज़ बेटर टू बी अ ब्रोकन जेड दैन अ रूड होल क्ले पॉट। मतलब कि एक ब्रोकन जेड होना, एक अमूल्य टूटी हुई चीज़ होना, एक ख़राब क्ले के बर्तन से, तो टूटे हुए क्ले के बर्तन से तो बहुत अच्छा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप मर जाइए लेकिन डिसऑनर मत फेस करिए, मतलब अपमान से बड़ी मौत है। सेकेंड कोटेशन जो है वो है सीक पीस एट द सिटी वॉल्स। सिटी वॉल्स क्या होता है कि एक पूरी सिटी है, उसके चारों तरफ जो घेराबंदी है, जो वॉल बने हुए हैं, उसके वहाँ पर आप जो है पीस की बात करिए। मतलब कि अगर आपको अपने एनिमी के साथ में समझौता करना है या पीस बैठाना है, शांति करनी है, तो आप सिटी के वॉल पर, मतलब सिटी के बाहर बाहर पर आप कर सकते हैं। मतलब आप तब बार्गेन करिए जब आपके पास और आपकी आर्मी के पास में एडवांटेज है। एक बार आप सिटी के वॉल के अंदर घुस गए, उसके बाद में शांति की बात नहीं होगी, बार्गेन की बात नहीं होगी। वहाँ पर तो या तो आप हारेंगे या एक तरह से आप सरेंडर कर सकते हैं। इसलिए जो भी आपको शांति की बात करनी है, अगर आपको कोई बार्गेन करना है, कोई एडवांटेज लेना है, वो सिटी के वॉल्स के, एनिमी की सिटी के वॉल्स तक तो सीमित है, लेकिन एक बार आप उसके अंदर घुस गए उसके बाद पीस की कोई बात नहीं हो पाएगी। थर्ड जो है कोटेशन वो ये है कि डिसीजन शुड नॉट बी टू क्लियर, अदरवाइज व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग यू विल हैव टू टेक द ब्लेम, दैट्स वाई कीप इट वेग। मतलब जो हम सोचते हैं उसका विपरीत है, इंडियन जो थिंकिंग है उसके विपरीत है। ये कह रहे हैं कि आपके फ़ैसले कभी भी बहुत साफ और बहुत बताए हुए नहीं होने चाहिए, बहुत गाए हुए फ़ैसले नहीं होने चाहिए, इतने साफ फ़ैसले नहीं होने चाहिए कि अगर वो फेल हो जाए आपके फ़ैसले तो लोग आपके ऊपर सवाल करने लगे। तो चाइनीज़ फ़िलॉसफी ये कहती है कि अपने फ़ैसले जो हैं वो थोड़े से वेग रखिए, लोगों को उनके अंदर थोड़ा सा भ्रमित रखिए। भ्रमित इन द सेंस कि आप ये स्कोप रखिए कि आपका फ़ैसला फ़ेल भी हो सकता है, तो उसको थोड़ा इस तरह से प्रेजेंट करिए कि इतना साफ भी ना हो जाए कि कोई आप पर सीधा उसके से रिलेटेड उंगली उठाने लग जाए। फोर्थ कोटेशन है कि व्हेन राइडिंग अ टाइगर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट ऑफ, द ओनली वे मे बी टू किल इट। मतलब कि जैसे ये कह रहे हैं कि आप टाइगर की सवारी कर रहे हैं, अब टाइगर की सवारी करते हुए आप उससे नीचे तो नहीं उतर सकते, तो इसका समाधान क्या है कि आपको उस टाइगर को मारना ही पड़ेगा। मतलब कि एक बार आपने, मतलब कोई किसी मुश्किल सिचुएशन में आप फंस गए,
तो आप उससे वापस नहीं आ सकते। आप सोच रहे हो आप उससे वापस आ जाओगे, उसके बाद आपको आगे ही जाना होगा और उसको सॉल्व ही करना होगा। ये नहीं है कि आपने टाइगर पे राइड कर लिया और आप सोच रहे हैं कि अब तो मैं इससे उतर सकता, आप उतर नहीं सकते। इसलिए जब आप कोई फ़ैसला लेते हैं तो उसे पूरी तरह से निभाइए, अपना 100% दीजिए, और उसी को ये कह रहे हैं कि उसको मार कर ही आप उतर सकते हो, और कोई तरीका नहीं है एक टाइगर की सवारी से पीछा छुड़ाने का। 5th कोटेशन है चाइनीज़ वॉर एंड पॉलिटिक्स की। आई हैव हर्ड दैट ही हु स्ट्राइक्स फर्स्ट कैन डिफीट द एनिमी, ही हु स्ट्राइक्स लास्ट विल बी बीटन। मतलब कि जो पहले हमला करेगा अपने शत्रु पर वो जीत सकता है, वो शत्रु को हरा सकता है, लेकिन जो इंसान आखिरी हमला करेगा शत्रु पर उसको तो शत्रु पीटेगा ही। इसलिए करेज जो है, साहस जो है, वो पहले ही क्षण में दिखाना होता है। ये नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ समाप्त हो गया और अब आप में आके करेज आ रहा है, आप में साहस आ रही है। तो हमेशा याद रखिए कि जो पहला इंसान है वो ही शत्रु को हरा सकता है, ना कि आखिरी इंसान, क्योंकि आखिरी इंसान तो हारने के लिए या मार खाने के लिए ही होता है। 6th जो कोटेशन है वो बड़ी है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई होप ये आपको किसी तरीके से हेल्प करे। कॉमन पीपल सिक्योर देयर chests एंड मनी बैग्स विथ रोप्स लेस्ट अ thief break in and steal them. They consider this to be a wise precaution. Then a thief enters who carries off the locked and bound treasure, giving thanks that someone has wrapped his bounty for him. ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्राइकिंग प्रोवर्ब लगी मुझे। इसमें क्या कह रहे हैं कि आम लोग क्या करते हैं कि जो भी उनकी मूल्यवान वस्तुएं होती है, मान लीजिए सोना है, पैसा है, उसको इतना संभाल के लोग रखते हैं, इतना अच्छे से उसको पैक करके और इस तरह से रखते हैं कि उनको ये लगता है कि ऐसा करने से क्या होगा कि चोर नहीं चोरी कर पाएगा। लेकिन जब चोर आता है वो देखता है कि अरे इस आम आदमी ने तो मेरे लिए सब कुछ जो है पहले से पैक करके रखा हुआ है, तो उसको तो क्या करना है, बस वहाँ से उसको लेके ही जाना है। इसलिए आम आदमी की तरह कभी भी ना सोचें कि आप सब कुछ पैक करके रख ले और चोर आ रहा है वो आराम से उसको क्योंकि आपने एक ही जगह पे सब कुछ इकट्ठा करके रखा हुआ है तो वो आके जो है उसको ले जा रहा है और वो आपको थैंक यू बोलते हुए जा रहा है। इसलिए आम आदमी की तरह सोचना जो है वो कम कर दीजिए, आप स्पेशल तरीके से सोचिए। आपको पता होगा कि चोर इतने एक्सपर्ट होते हैं कि उनको पता होता है जब वो किसी आम आदमी के घर में घुसते हैं कि इसने कहाँ पर रखा होगा, उनको यहाँ तक पता होता है। यहाँ पर जो चाइनीज़ थिंकिंग है उसने आम आदमी की सोच को स्टेट क्राफ्ट और गवर्नरशिप से कंपेयर किया है कि स्टेट क्राफ्ट एंड गवर्नरशिप आर द सेम, दोज हु द मास ऑफ द पीपल कॉल वाइस आर नथिंग बट रैपर्स फॉर थीव्स। मतलब कि जिनको आम लोग, जिन नेताओं को बहुत ही वाइस कहते हैं, बहुत ही समझदार कहते हैं, वो नेता उन आम आदमियों की तरह है जो चोरों के लिए सारा सामान जो है पहले से ही इकट्ठा करके रखते हैं। 7th कोटेशन जो है वो काफ़ी स्ट्राइकिंग है और हमारी इंडियन थिंकिंग से बहुत बहुत कोसों परे है, और सच में अगर आप मेरा यकीन माने तो आप इससे कुछ सीख सकते हैं। ये क्या कहती है कि लॉज एंड कस्टम्स मस्ट वैरी इन अकॉर्डेंस विद द टाइम्स। What will happen if you dress a monkey in the manner of Duke of Zhao? ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारे नियम है, जो कायदे हैं, जो कानून है, जो परंपराएं हैं, वो वक्त के साथ बदलनी चाहिए। क्या होगा कि एक ड्यूक ऑफ ज़ाओ है, मान लीजिए कोई राजा है, उसकी वेशभूषा जो है आप एक मंकी को पहना देंगे तो मंकी क्या करेगा, उसको फाड़ देगा, क्योंकि उसके लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए वो मूल्यवान चीज़ नहीं है वो कपड़े। वो सोचेगा कि अरे ये क्या, ये बनावटी क्या चीज़ है, मैं क्यों पहन रहा हूँ। बंदर तो उसको फाड़ के फेंक देगा। सो द मंकी विल रेंड इट विथ हिज टीथ एंड क्लॉज एंड ओनली बी सेटिस्फाइड व्हेन द कॉस्ट्यूम इज़ फुल्ली टॉर्न अवे। टाइम्स पास्ट एंड द प्रेजेंट डे आर डिफरेंट एज द ड्यूक ऑफ ज़ाओ एंड अ मंकी। मतलब वक्त बदल गया है और आज का वक्त जो है वो राजा और बंदर के लिए, दोनों के लिए अलग है। डू नॉट ड्रेस मॉडर्न पीपल इन द गारमेंट्स ऑफ देयर एंसेस्टर्स,
डू नॉट फॉलो एंशियंट वेज फॉर द सेक ऑफ इट, मतलब आज के लोगों को पुरानी वेशभूषाओं में या पुरानी सोच के अंदर पाबंद मत रखिए, क्योंकि उनकी सोच काफ़ी अलग थी और आज की ज़रूरत बहुत अलग है। 8 कोटेशन है, अपॉर्चुनिटीज़ मस्ट नॉट बी लॉस्ट वाइल द गॉड्स स्माइल, मतलब कि जब देने वाला आपको खुशी से दे रहा है तो ऐसे मौक़ों को मत गवाइए। 9th कोटेशन है, सेंडिंग अनट्रेन्ड रिक्रूट्स इन द बैटल इज़ सेंडिंग देम टू देयर ग्रेव्स, अगर कोई इंसान किसी चीज़ के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है और आप उसको उस काम पर भेज देंगे तो आप ये मानिए कि आप उसको उसकी कब्र के रास्ते पर छोड़कर आ रहे हैं। इसलिए किसी काम के लिए उसी इंसान को, या तो उसी इंसान को भेजिए जो जिसको पूरा उसका अभ्यास है, या पहले अभ्यास कराइए और फिर वो काम करिए आप खुद भी। 10th कोटेशन है जो मेरी फेवरेट है और जो मैंने सबसे पहले माओ जेडोंग के मुंह से सुनी थी, और फिर पता लगा कि माओ जेडोंग ने भी ये जो है उनके जो एंशिएंट चाइनीज़ विजडम है उससे सीखी थी। ये मेरी फेवरेट पर्सनल कोटेशन है। द स्ट्रेटेस्ट ट्री इज़ द फर्स्ट टू बी कट डाउन, द वेल विद द स्वीटेस्ट वाटर इज़ द फर्स्ट टू बी ड्रेन्ड, मतलब माओ ये कह रहे थे कि कभी भी एक तने हुए पेड़ की तरह मत बनिए। तने हुए पेड़ की तरह अगर आप बनेंगे तो सबसे पहले आपको काट दिया जाएगा। इसका क्या मतलब है कि आप अपने दुश्मनों को एकदम गुमराह करिए, आप कभी भी सीधा तना हुआ पेड़ मत बनिए, आप ऐसे टेढ़ा मेढ़ा घुमावदार पेड़ बनिए कि काटने वाला ये समझ ही ना पाए कि इसका उपयोग क्या होगा, कि मैं इसको काटूं क्यों, ये तो मेरे कुछ काम का ही नहीं है। तना हुआ ही पेड़ किसी के काम का हो सकता है, उसका फर्नीचर बनाया जा सकता है, उसकी बहुत सारी यूटिलिटीज़ हो सकती है। लेकिन एक पेड़ जो पूरी तरह से घुमावदार है, जिसका एक तना एक तरफ झुका हुआ है फिर दूसरी तरफ झुका हुआ है, तो आप उस तरह का पेड़ बनिए। और ये भी कह रहे हैं कि ऐसा कुआं जिसका पानी सबसे ज़्यादा मीठा है वो सबसे पहले ख़त्म होता है। तो माओ ने अपने फॉलोअर्स को ये सीख दी थी कि आप जो है ऐसा पेड़ बनिए। 11th कोटेशन है, अ स्टेट दैट इज़ ग्रेट कैरीज द सीड्स ऑफ इट्स डिमाइस जस्ट एज द जायंट ट्री सिंगल्स इट्सेल्फ आउट फॉर द ब्लो ऑफ द एक्स, मतलब एक ऐसा राज्य जो बहुत महान है उसके अंदर अपनी मौत के, अपने ख़त्म होने के बीज ज़रूर होंगे, और एक बहुत तना हुआ पेड़ अपने आप को जो है उस आदमी की नज़रों में पा लेता है जो उसको काटने के लिए आया है। मतलब 10 पेड़ है, उसमें एक तना हुआ पेड़ है, वो सबसे पहले नज़र में आएगा कि अच्छा इसको काट देते हैं। या एक ऐसा राज्य जो बहुत ही खुशहाल है, बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस है, वो सबसे पहले अटैक होगा। जैसे इंडिया का एग्जाम्पल है कि सोने की चिड़िया, तभी तो यहाँ पर लोग आते थे, हर जगह से इन्वेडर्स आते थे। तो ये क्या कह रहा है, ये बहुत ही डीप फिलॉसफी है। ये कह रही है कि जो ज़िंदगी है ना वो कमज़ोरी में ही होती है और स्ट्रेंथ में डेथ होती है। मतलब जो मरता तो ताकतवर इंसान ही है, जीने वाला कमज़ोर ही रह जाता है। ये आपको बहुत ही ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि फिर भी यही कहा जाएगा कि आप जो है कमज़ोर इंसान ना बने जीने के लालच में, आप त्याग के लिए एक मजबूत इंसान ही बने। या फिर आप अपना खुद का फ़ैसला करें कि आपको जीना है या ताकतवर बनना है, क्योंकि आप ताकतवर बनेंगे तो आप काट दिए जाएंगे, ख़त्म कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप कमज़ोर हैं तो आप 99 साल भी जी सकते हो और आपके होने ना होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप उसके लिए कुछ नहीं हो। 12th कोटेशन है, बहुत सिंपल सी कोटेशन है, हिज माउथ स्टिल स्मेल्स ऑफ मदर्स मिल्क, मतलब उसके मुंह से तो आज भी उसके माँ के दूध की खुशबू आती है। इसका क्या मतलब है? इसका कोई अच्छा मतलब नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की तरफ इशारा करती है जो उम्र में तो बढ़ गया है लेकिन एक्सपीरियंस में अभी भी बहुत कच्चा है और ग्रो नहीं कर पाया है। इसलिए इसके लिए बोला जा रहा है कि हिज माउथ स्टिल स्मेल्स ऑफ मदर्स मिल्क। आज के लिए ये 12 कोटेशंस ही काफ़ी हैं। आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो।
Please like, share and subscribe, and I will come with more videos on this topic and other topics of the Chinese philosophy. Keep listening.